आपको मिलेगा सबसे पहले खंड मिलेगा, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का खंड आएगा। खंड आपका एक आएगा, यानी अ ब से आता है और ए बी से आता है, तो खंड ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आ जाएगा। तो हम इसको ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि आपको दिया रहेगा, इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा आपको ओएमआर शीट भरने से पहले इसको पढ़ना है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक, कितना से 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी आपको जो दिया रहेगा वो 1 से 80 तक, इसमें 80 क्वेश्चन है, 1 से 80 तक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? मात्र 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, ज्यादा नहीं, मात्र 40 को। अब ये आपसे बोले कि अब 40 नंबर अगर याद है तो 40 बनाइए, आपको 80 नंबर याद है तो 80 बनाइए, 39 याद है तो 39, 79 याद है, जितना आपको याद है वो बनाइए, लेकिन मात्र गिन के कितना 40 को ही बनना चाहिए। उत्तर देना है कितने? 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपका जो प्रश्न रहेगा वो कितने विकल्प रहेगा? 4 गो विकल्प रहेगा। 4 विकल्प मतलब 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास लड्डू पेड़ा सब चारों रहेगा। जो खाना है वो खाइएगा, जो आपको बढ़िया लगे वो खाइएगा। कोई खराब को खा जाता है तो इसलिए उसका खराब हो जाता है। देखिए यहाँ पर आप खराब खाएगा तो पेट खराब है ना होगा, बढ़िया बढ़िया खाएगा, बढ़िया बढ़िया टिक लगेगा तो बढ़िया नंबर आएगा। अब 4 विकल्प दिए, जिनमें से एक सही होगा। आप कह रहे कि एक सही है, वो तो सबको पता है कि एगो सही होगा। कोनो कोनो दूजों को सही होता है, कोनो कोनो तीनों को सही होता है, कोनो कोनो चारों सही होता है। समझ में आ रहा है ना? तो चारों सही होता है तो 4 के लिए ऑप्शन वहां पर मिलेगा ना। 4 सही होगा तो चारों के लिए ऑप्शन मिलेगा, लेकिन एक एक उसमें सही होता है एगो। अगर 3 सही है, चौथा पूछेगा डी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो खैर वो अलग चीज है, क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर जिनमें से एक सही है और आपके द्वारा जो चुने गए विकल्प है, मतलब 4 में से आपने जो विकल्प चुने हैं वो ओएमआर शीट पर, किस पर? ओएमआर शीट पर आपको क्या करना है? भरना है। तो जो आपके पास वहां पर सीट मिलेगा, ओएमआर शीट जो अभी दिखाएं ना आपको, ओएमआर शीट, इसी पर क्या करना है? आपको भरना है। तो अब इस पर आप भरिएगा। देखिए ये भरे हुआ है ना आपका, इसी पर क्या करना है? आपको भरना है। तो अब आपके कितने मिलेगा? यहाँ पर 4 विकल्प, देखिए 4 विकल्प दिया है ना, और चारों में से एक एक को भरना है। को भरना है? एगो मात्र भरना है। तो देखिए यहाँ पर 40 गुना 1 बराबर 40, यानी 40 क्वेश्चन बनाइएगा। एगो क्वेश्चन कितना का रहेगा? मात्र 1 नंबर का रहेगा। अब 80 को बना दीजिएगा तो गलती आपका है, समय वेस्ट होगा, एको नंबर मिलेगा नहीं आपको। जितना 40 गो है, आपको मान लीजिए 42 को बना दिया, उससे क्या दिक्कत है? आपको 40 नंबर मिलेगा। लेकिन 40 से अधिक काहे बनाएंगे? जब 40 नंबर का ही है तो 40 गो बनाएंगे। अरे समझ में ना? तो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 80 में से 40 बनाते हैं, 80 का 80 हल करते हैं, आप लोग 40 बनाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आगे आपका 1 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपका समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइए समतल दर्पण की फोकस दूरी अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो जब भी आपका दर्पण समतल में रहेगा तो क्या हो जाएगा? फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। यानी आपको पता है, ये आपको पता है, आप मिलाते चलिए। आपके पास सेव दिए ना, उसमें आपको सब दिया गया, आप मिलाते चलेगा। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत, 0, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो अच्छे आपको ऑप्शन चुनिएगा तो अच्छा नंबर आएगा। और ये आपको पता है कि अनंत क्यों होगा, पता है ना? समतल दर्पण में जब भी आपको अगर फोकस दूरी का कार का जो अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी जो कार में हम जो प्रयुक्त करते हैं दर्पण, वो कौन सा दर्पण होता है? तो कौन सा दर्पण होता है? बताइए कौन सा होता है दर्पण? कंफर्म आता है। तो इसमें क्वेश्चन आ गया आपका 6 नंबर की, कौन सा लेंस क्या कहलाता है? अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस कौन सा कहलाता है? बताइए आप लोग जल्दी से। अवतल लेंस को कहते हैं। आपको पता दर्पण नहीं है, लेंस है, तो इसलिए लेंस बोलिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका अवतल लेंस होगा। लगभग आपको समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ पर पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? बोलिए, आपको पता है ना इसमें? बोलिए किसके कारण से? तो पानी में जब भी डाली हुई अगर आपको छड़ी टेढ़ी दिखती है, छड़ जो भी होगा अगर टेढ़ा दिखने लगा तो किसके कारण होता है? कौन अपवर्तन? प्रकाश के अपवर्तन कारण पढ़े हैं सब लोग। तो ये अपवर्तन कारण क्या होता है? पानी में डाली हुई क्या होता है? आपका जो छड़ी होता है, छड़ हो गया, सिक्का हो गया, वो क्या होता है? आपका टेढ़ी दिखती है। तो अगर आपका टेढ़ी दिख रही थी, इसका मतलब कौन सा कारण हो जाएगा? अपवर्तन के कारण हो जाएगा। तो ये आपका अपवर्तन होगा। बाकी ऑप्शन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या करना है? आंसर पर। इसलिए हम आपको जब भी टेस्ट देते हैं या आपको क्वेश्चन देते हैं तो उसमें ऑप्शन नहीं दे देते हैं, इसलिए ऑप्शन नहीं दे, खाली आपको आंसर याद होना चाहिए कि यही इसका आंसर होता है। अब देखिए लेंस के सूत्र। तो लेंस सूत्र क्षमता के पदों में क्या होगा? तो लेंस सूत्र आपका है तो उसका क्षमता बताइए, इसमें कौन सा लेंस का सूत्र होगा? सूत्र का आपको चुनना है, उसका क्षमता को। सर बोलिए कौन सा होगा, जल्दी से बोलिए। P बराबर 1 बटा F बराबर 1 बटा V माइनस 1 बटा U। सबको पता है कि 1 बटा V माइनस 1 बटा U बराबर 1 बटा F होता है। या बोलेंगे 1 बटा F, P पावर हो गया, P उसका क्षमता पूछ रहे ना, तो P बराबर हो जाएगा 1 बटा F बराबर 1 बटा V बराबर माइनस 1 बटा U हो जाएगा। तो लेंस का आपका सूत्र होता है, आपको पता है 1 बटा F
इक्वल क्या हो जाता है 1/v और -1/u। हो सकता है कभी ये पहले दे दे और ये बाद में दे, तब ये अगर देखिए 1 आपका f है और 1 आपका u है -1/v, तो बताइए कौन सा होगा, ये होगा, ये आपका 1/v या -1/u होना चाहिए। अरे समझ में ना। चलिए अगले क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 आता है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? जो नेत्र है उसका कौन सा भाग होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, बोलिए कौन सा होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका परितारिका हो जाएगा, यानी आपका नेत्र का रंगीन भाग पूछ रहा है तो परितारिका क्या होता है, रंगीन भाग होते हैं। यानी जब भी आएगा आपको तो परितारिका रंगीन भाग होता है, बाकी आपको कार्निया, रेटिना, पुतली ये सब नहीं होती। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किस आपका लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि, जो दूर वाला होता है ना, दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? जल्दी से बोलिए कौन सा होगा आपका आंसर इसमें से? उत्तल लेंस को प्रयोग अगर किया जाता है, करे किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को क्या करेंगे, संशोधित किया जा सकता है। आपको पता होगा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, आपको पता होगा लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगते हैं? देखिए यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किस घटना कारण, जो प्रकाश की घटना होगा तो सूर्य हमें, जो सूर्य होते हैं हमें कब 2 मिनट पहले पूर्व दिखाई देने लगते हैं। 2 मिनट वास्तविक सूर्योदय, वास्तविक जो सूर्योदय होता है उससे लगभग 2 मिनट पहले ही क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। बताइए किसके कारण? वायुमंडलीय, आपका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। बाकी हमको ऑप्शन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपको कई तरह से मिलेगा, लेकिन आप लोग आंसर मिलाते चलेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि आमीटर, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है कि आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बोलिए अब आमीटर का प्रतिरोध छोटा होता है, बड़ा होता है, अब क्या होता है? तो सबसे पहले आमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, बड़ा या छोटा? तो आमीटर जब भी आएगा उसका प्रतिरोध हो जाता है छोटा। अरे समझ में ना। चलिए जिसका गलत सही अब सब मिलाते चलिए जल्दी से आप लोग। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बात करते 13, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होना चाहिए? तो इसमें क्या हो जाता है आपका, तो ये हो जाए इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी हमको ऑप्शन को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए बाउंस कर रहा है, सबको समझ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो बोलिए क्या कहा जाता है? जब भी विभवांतर मापेंगे तो क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिए यहाँ पर, बोलिए विभवांतर मापने के लिए यंत्र क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका आंसर होगा वोल्ट मीटर, ये नहीं होगा। अरे समझना आपका गलत है, जल्दी से मिलाइए। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है, ये आपका नहीं होगा। इसमें से आपको डायरेक्ट आंसर देखना है इसमें से कि विभवांतर मापने वाले यंत्र क्या होता है, वोल्ट मीटर से यंत्र को मापा जाता है। समझ आ गया ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होते हैं? तो सबको पता होगा, ये तो बहुत आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। सब लोग मारे एक्टिंग नहीं मारे हैं, अगर हम नहीं मारेंगे तो आप लोग मार दीजिए क्या, चांदी, ये तो आपको सबको पता होगा, ये गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? चांदी के। अच्छा चालक अगर नहीं पूछे कि अच्छा चालक नहीं होगा तब क्या होगा, बोलिए अच्छा चालक अगर नहीं होगा तब क्या होगा, बोलिए। तो आपको अगर पूछेगा यहाँ पर अच्छा चालक है ना तो क्या मारेंगे, इसको चांदी मारेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए लगभग समझ आ रहा होगा, आ रहा समझ में नहीं। अब देखिए आप बात करते हैं, आप विद्युत शक्ति का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ईसाई मात्रक जल्दी से देखिए क्या होता है आप लोग, विद्युत शक्ति का ईसाई मात्रक, जब भी विद्युत शक्ति का ईसाई मात्रक आपका आता था, ईसाई मात्रक विद्युत शक्ति का होता वाट, डब्लू क्या होता है आपका, वाट। अगर आपको डब्लू ये सब लिखा रहता तो आप मार रहे थे क्योंकि आपको याद है, पता है ना आपको। तो अब देखिए आपको विद्युत शक्ति का ईसाई मात्रक जब भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका, वाट हो जाएगा। लगभग समझ आ रहा है, बोलिए आ रहा समझ में कि नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा होना चाहिए? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाए होंगे। बोलिए जल्दी से कौन सा आंसर होगा आपका, बोलिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता ना, तो कभी बोलिए कौन सा होगा जल्दी से। यहाँ पर देखिए बी होगा सी होगा, बोलिए जल्दी से। आपका सी बी डी किसी का और किसी का है? देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, आर बराबर भी बटा आई होता है, करेक्ट। जिसका गलत है आप मिलाते चलिए। यहाँ पर देखिए किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है आर बराबर भी बटा आई होता है। आगे समझ में ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है आपका 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, नहीं भी लिखा हुआ तो 1 EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 1 EV यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो ये लगभग सबको पता होगा, ये सूत्र हम लोग पता है ना आपका, ए होगा, सी नहीं होगा आपका, ए होगा, गलत है, जिसका सी नहीं होगा, कैसे सी हो जाएगा, ई का मान होता है, ई का मान कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस क्या होता है 19 होता है। तो कैसे आप पा सकते हैं, जे यहाँ पर है जूल, आ रहा समझ में ना, तो यहाँ पर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 क्या होता है, जे होता है, यहाँ पर जूल हो गया, कुलाम सी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, अब दूसरा यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता था, किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, ये भी ठीक है, चालक की प्रकृति पर करता है, यानी सभी है तो डी मार लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, इसमें से सभी आपका हो जाएगा डी आंसर। अरे समझ में ना, देखिए तो चालक के प्रतिरोध निर्भर किस, चालक की लंबाई पर करवे करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर करवे करता है, क्षेत्रफल भी करता है, चालक की प्रकृति पर भी करता है, इसलिए उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। लगभग समझ में आ रहे हैं समझ में, जल्दी से आप लोग मिलाते चलिए, जितना आपके सब लोग मिलाते चलिए, बोलिए डाउट है किसी को, नूरुद्दीन के बोलिए डाउट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, चलिए 100 में 100 मंगाना है, 40 के 40 100 नंबर मंगाना है, 20 नंबर आपके स्कूल से मिल जाएगा, अच्छा व्यवहार होगा तो स्कूल से 20 नंबर मिल जाएगा, और आप बनाकर भी दिए होंगे प्रैक्टिकल तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा ना, अगर अच्छा से बना के दिए होंगे, आप कुछ दिए होंगे तो मिल जाएगा, आपको समझ रहे ना, मिल जाना चाहिए, मिलेगा नहीं, दिए है ना, मैंने प्रैक्टिकल के कॉपी आप लोग दिए है ना, दिए होंगे तो मिल जाएगा, और अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा स्कूल में आप बनाए होंगे, झगड़ा वगैरह कभी नहीं किए होंगे बचपन में, तो आपको स्कूल का नंबर मिलेगा। ऐसे आपके प्रैक्टिकल होता है, व्यवहार से ही होता है, और प्रैक्टिकल आपने लिख के और कॉपी अच्छा से देते हैं, फिर भी आपको 20 नंबर मिलेगा, 19 नंबर 18 नंबर जो भी जितना लिखे होंगे मिलेगा, तो 20 सूत्र से मिल जाएगा, इधर से 40 में 40 सब्जेक्टिव चाहिए, और सब्जेक्टिव 40, 80 नंबर इधर 80 में 80 आना चाहिए एकदम किसी भी तरीके से। दूसरे क्वेश्चन बात करें जल्दी से, देखिए दगा आप लोग, वो उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है, तो आपको पता है देखिए कि अगर विद्युत ऊर्जा को क्या चीज में, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इसको, ये जनरेटर काम क्या करता है, जनरेटर काम करता बदलता है ना, तो जनरेटर अगर काम करता है, जनरेटर तो क्या करता है, वो जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखिए, यहीं पर आपको क्वेश्चन क्या गलत करिएगा, तो आंसर आपको क्या हो जाना चाहिए, विद्युत मोटर। अरे समझ में, बोलिए बाउंस कर रहा है कि नहीं, बाउंस नहीं ना कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर, क्योंकि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर बदल देता है। अरे समझना, यांत्रिक ऊर्जा को आप जैसे देखिएगा, साइकिल चलाइएगा, मोटर वहां पर सजा दो तार के लिए बताया था ना, 2 वायर निकाल दीजिए जलाइएगा, तो यांत्रिक हाथ से बना रहे हैं ना, आप विद्युत ऊर्जा में बदल देंगे, तो जनरेटर का काम है, जनरेटर काम है ना, लेकिन ये कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है। आगे समझ में, लगभग समझ आ रहा है, बोलिए डाउट है किसी को, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, लगभग सबको पता होगा, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए कितना होगा, यहाँ पर प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होता है, हर्ज बोलिए हर्ट्ज बोलिए, 50 कितने होते हैं, हर्ट्ज होते हैं, यानी आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अरे समझ में ना, तो प्रतिवर्ती धारा, प्रतिवर्ती एसी डीसी, एसी और डीसी, एसी और क्या हो जाएगा, डीसी, प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा, आपसे ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन किया जाएगा, प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताइए, तो ये आपको प्रतिवर्ती धारा पूछ रहा है, तो इसका मैं कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज यानी HZ हो जाएगा। अरे समझ में ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को व्यापारिक मात्रा क्या है, जल्दी से बताइए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है, तो ये सबको पता है, यूनिट होता है, सबको पता है ना कि यूनिट होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, फिर दूसरा का बात करते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना सकते हैं, बोलिए अपना अपना, जस्ता सोना प्लेटम सिलिकॉन, जल्दी से बोलिए, किसी का डी होगा, किसी का बी, और किसी का जस्ता। तो देखिए कभी भी अगर आपको सोलर सेल बनता है तो सिलिकॉन से बन सकता है, सिलिकॉन से सोलर सेल बनता है, जस्ता सोना प्लेटिनम सब गलत है, समझ रहे हैं ना। देखिए आप सही बना रहे हैं लेकिन कुछ कुछ गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, सब सही बना रहे हैं लेकिन सब गलतों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा चुनिएगा तो अच्छा होगा, खराब चुनिएगा तो खराब ही होगा, अच्छा अगर चुनते तो अच्छा होगा, खराब चुनेंगे तो खराब ही होगा, इसलिए अच्छे चुनने का प्रयास करिए, समझ आ रहा है ना। मिठाई 4 गो प्लेट में मिलल बा, चारों में से जौन खाना है तौन खाइए, खराब खाइएगा तो पेटो खराब होगा, और सही खाइएगा तो क्या होगा, सही होगा, तो इसलिए क्या करिएगा, तनी बढ़िया बढ़िया चीज खाइए, समझ में आ गया, एग्जाम नजदीक आ गया, तनी कमे खाइए लो, लेकिन सही खाइए लो, सही भोजन करिए लो, बुझा रहे ना। तो यहाँ पर देखिए लगभग आपको समझ आ गया होगा, तो आपको सोलर सेल का जब भी आपको पूछेगा तो क्या मार देंगे, सिलिकॉन। चलिए यहाँ पर सौर कुकर, कौन, सौर कुकर की बात करते हैं, तो सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है, जल्दी से बताइए, ग्रीन हाउस, सबको पता है, लगभग पता है ना आपको। चलिए किसका प्रयोग होता है,
चलिए बाकी सब तो आपको आंसर देखना नहीं है। तो सौर कुकर में किसका प्रभाव होता है? ग्रीन हाउस। आगे समझ में ना, तो सौर कुकर में किसका उपयोग होता है? ग्रीन हाउस। आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस। आ रहा समझ में ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर समीकरण 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके 2H2O बना रहे हैं, तो इसमें से एक बोलिए जल्दी से क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी से। नहीं नहीं, ये होगा ये होगा, ठीक है। आप लोग वहां पर ध्यान रखिए, ये होगा ये होगा, मार दीजिएगा A 2 B C कुछ मार दीजिएगा, तो वहां पर गलत करके ना ई होगी, गलती होगा तो हो जाए, गलती होगा तो गलती हो गया। यहाँ पर करेक्ट करिए आप 2H2 प्लस O2, यहाँ पर आपका 2H2 H2 यहाँ पर है ना आपका 2 गो, और O2 भी आपका 2 गो यहाँ पर अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बन जाएगा 2। यहाँ पर 2H2 बन रहा है ना 2, और H2 आपका बन जा रहा है। ये अभिक्रिया तो ये पता है, ये कैसे बन रहा है पता है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया काम कर रहे हैं? तो संयोजन अभिक्रिया काम कर रही है। ये सब आपका नहीं होगा, जिसका गलत है जल्दी से गलत काटिए। कौन सा अभिक्रिया काम कर रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं, सबको पता हो गया। बोलिए, डाउट है किसी को? लगभग आता होगा, लगभग आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, भोजन को पकना तथा क्या चना? पकाना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए कौन सा होगा? उपचयन होगा, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ध्यान यहाँ पर देखिए कि ये भोजन का आपको जो पचना होता है और पकाना होता है, किस प्रकार की अभिक्रिया पूछ रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। उपचयन दिया इसलिए वहां पर डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, आंसर तो ये दिया है सामने दिया, आप देखिए वहां पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और नीले लिटमस के घोल में लाल बनता है, उसे क्या कहते हैं? बोलिए, क्लियर है सबको? वे पदार्थ जिनके स्वाद क्या होते हैं? खट्टे होते हैं और नीले लिटमस के घोल के लाल बनता है। नीले जो लिटमस का घोल को क्या करता है? लाल बनाता है, वो उससे बनता है ना, इन्हें लाल बनाता है। तो खट्टे होते हैं लेकिन नीले लिटमस से क्या बनता है? घोल को कैसा बनाता है? लाल बनाता है। तो बताइए क्या कहते हैं? सबको पता है, ये सब गलत होगा, अम्ल आपका सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? अम्ल क्या हो जाएगा आपका? चलिए फास्ट में, नमक नहीं मारना है, नमक का लगभग समझ आ रहा है, बोलिए। नमक का सूत्र क्या होता है? नमक का NaCl। चीनी का सूत्र? चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी का सूत्र C12H2211। क्या होता है चीनी का सूत्र? C12H12। ये सब याद करते पूछेगा। चीनी, चीनी। नमक क्या होता है? साधारण NaCl। समझ में आ रहा है ना? NaCl हो गया आपका, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, रासायनिक नाम उसका होता है। और चीनी H आपका क्या हो जाएगा? C12 हो जाएगा, H22 हो जाएगा और O11 हो जाएगा। आ रहा समझ में ना? चलिए और बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे। हंसाने वाला गैस के नाम, रुलाने वाला गैस के नाम पता है आपको? लाफिंग गैस। बताइए, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का नाम हंसाने वाला गैस होता है, आंसू गैस होता है। बीच में चर्चा करेंगे, पहले इसको हम देखते हैं। ये अब देखिए यहाँ 28 हो गया, 28। अच्छा यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आता है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि? बताइए क्यों होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा आपका, इसी में आंसर आपको छुपा है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर, कौन सा? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। खाद्य जो पदार्थ होता है ना, तो वो डिब्बों पर जिंक नहीं, उसके बजाय किसका होता है? टीन का लेप होता है। टीन का लेप होता है। तो इसमें से बताइए, आपका टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, गलत हो जाएगा। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है, ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अरे समझ में ना? अब देखिए, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, करेक्ट होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। टीन की अपेक्षा क्या हो जाएगा? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अरे समझ में कि नहीं? बोलिए, कितना टाइम हो गया? बंद हो गया? कितना जीबी है? 2 GB है अभी, हो जाएगा, हो जाना चाहिए, हो जाएगा तो आप ही लोगों को फायदा करेगा। भविष्य में आप भेज देंगे, आप लोग बनाते रहिए घर पे, क्या आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब इसको कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके लिए पढ़ने तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा शुरुआत से। 10th क्लास के बैच हम लोग स्टार्ट करें आपका
2 तारीख 3 तारीख से। 1 तारीख तो संडे पर है, मंडे को 2 तारीख को ऑफ रहता है, 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो जिसको मैथ में प्रॉब्लम या किसी अन्य सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो ज्वाइन कर सकता है। 10th क्लास के 3 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें प्रवेश कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। 2024 के लिए 2024 का जो संघर्ष बैच है उसको हम स्टार्ट करें आपको 3 तारीख से। तो आप लोगों को किसी को दिक्कत होगा तो आप उस बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्जेबल नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो अभी हम लोग खैर 2023 के लिए तैयारी करें, ये 2023 के लिए है। और 2023 में सबसे बेटर रिजल्ट देने के लिए ये होगा कि 5 सेट हम लोग तैयारी करेंगे। ये पहला सेट है, 5 को सेट तैयारी करेंगे और 5 सेट में आपको 100% गारंटी की इसी में से आएगा 100%। इसको किसी भी तरीके से याद कर लेना है। चलिए इसमें क्वेश्चन तो आपने बना दी है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय अगर टीन का लेप होता है तो किसके, तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। पता है ना आपको, ये टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए डिब्बों पर क्या होता है, लेप किसका होता है, टीन का। आगे क्वेश्चन, आगे बात करते हैं। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक है। तो सबको पता होगा हल्दी जो होता है, लिटमस होता है, किसके सूचक है, प्रकृति का सूचक है। सबके गांव में हल्दी उल्दी का खेती होता होगा लगभग, पता है ना आपको। देखिए तो हल्दी और लिटमस पत्र का किस प्रकार के सूचक है, तो ये लगभग आपको प्राकृतिक है। आपको आंसर सब समझ में आता है, आ रहा है ना समझ में। लिटमस करेक्ट आंसर होगा, बाकी आप लोग देखिए मिलाते चलिएगा। बोलिए आपको सॉरी प्राकृतिक हो जाएगा, हल्दी लिटमस जब आएगा तो उसका आंसर क्या होगा, प्राकृतिक। जल्दी से जल्दी मिलाते चलिए आप लोग। हो गया। देखिए यहाँ पर लवण जो है NaCO2 है, साधारण नमक और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बात करते हैं। तो Na2 और CO2 का जलीय विलयन कौन सा होना चाहिए, बताइए कितना होना चाहिए, 7 से कम या 7 या 7 से बहुत अधिक, कितना, 7 से अधिक होगा। इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट होगा। Na2 और CO2 का जलीय विलयन होगा 7 नहीं होगा, 7 से कम भी नहीं होगा, 7 से क्या हो जाएगा, अधिक होगा, क्योंकि उसका pH मान पूछ रहा है, आपको पता है, तो 7 से अधिक ही होगा। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, सबको पता है, हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको लगभग पता होगा। बोलिए सी, आपको पता होगा, इसमें सबको पता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 और आपका 1/2 होता है और H2O होता है, ये आपको करेक्ट हो जाएगा। सी सबको पता है ना आपको, CaSO आपका क्या होता है, CaSO4 1/2 H2O, ये देखिए करेक्ट है आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर CaSO4 1/2 H2O, समझ में आ रहा है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र सबको पता है ना सबको, लगभग सबको पता होगा। अब देखिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 32। बताइए टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो सबको पता होगा लगभग। बोलिए आपको आता है कि टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सबको पता है। टमाटर, संतरा, सिरका छोड़िए, इसका इमली मारिए, ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। तो ये आपको टैरिटिक जो होता है, आपका टार्टेरिक अम्ल होता है किसमें पाया जाता है, इमली में। तो आता है कि इमली में पाया जाता है, क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, ये तो खैर अलग से पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन इमली में पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा टैरिटिक अम्ल, और भी बहुत सारे अम्ल आपको दे देगा, तो कौन सा मारिएगा, टार्टेरिक अम्ल मारिएगा। चलिए विलियन में H प्लस H धनायन, H प्लस यहाँ ध्यान दीजिए, H प्लस है, H धनायन है, यानी H वो आयन हो जाएगा, प्लस में है तो आपका H आयन है। के निर्माण के पदार्थ की प्रकृति इसमें से क्या होनी चाहिए, बताइए जल्दी से बताइए। आपको H प्लस है यानी H आयन दिया ना, तो प्लस है यानी धनायन उसको होता है, माइनस रहता है ऋणायन होता है। आपका प्लस में रहता था क्या होता है, प्लस रहता है तो धनायन, और माइनस रहेगा तो ऋणायन। तो कह रहे कि H प्लस आयन का निर्माण प्रकृति में क्या होता है, तो जल्दी से बोलिए। एक हो गया छाड़िए, और कोई बोलिए। चलिए ये गलत हो जाएगा, अम्लीय होगा। यहाँ पर H प्लस जो होता है आपका धनायन होता है, क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अम्लीय। समझ आ रहा है ना, जल्दी से आप लोग टिक लगाते चलिए, अम्लीय। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 34। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इधर सब लोग पता है, सोडियम को आसानी से चाकू से काट दीजिए। चाकू ले सोडियम को धागा अक्सर काट दीजिए, चाकू कट जाएगा, आता है ना, कौन ऐसे पता था कि चाकू कट जाएगा, और चाकू से सोडियम को ही काट सकते हैं ना, आसानी से काट सकते हैं। तो निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो किसको काटा जा सकता है, सोडियम को, यानी सोडियम का अगर बात करते हैं तो ये Na होता है, Na आपका हो गया सोडियम। चलिए बात करते हैं आगे, यहाँ पर देखिए अब दूसरे यहाँ पर बात करते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन से होते हैं, तो जब भी आपके क्वेश्चन आपके पास कौन सा आ जाएगा, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक हो जाएगा Zn, क्या हो जाएगा आपका Zn, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, क्या हो जाएगा आपका H2SO4। ये कह रहा है कि दोनों को अगर मान लीजिए कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होगा और इसके बीच होगा, ये दोनों के बीच अभिक्रिया होगा, क्या होगा, इसके और इसके बीच दोनों के बीच अभिक्रिया होगा, तो आपको यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका H2 हो जाएगा। आ गया ना, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि जिंक किसके बीच आपको होना चाहिए, यहाँ पर किसके बीच होना चाहिए, तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक के बीच और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका H2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी टिक लगाते चलिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, यानी क्या कहे जाते हैं, जल्दी से बताइए। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और धनात्मक आयन बनाते हैं तो क्या कहे जाते हैं, जल्दी बोलिए। धातु, उपधातु, धातु, मिश्र धातु, क्या कहे जाएंगे,
ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। जैसे कुछ वस्तु काटिएगा तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है किसी को तो धनायन है, ले रहा है तो ऋणायन है, तो इसमें से देखिए इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो त्याग दे रहा है ना, तो धनात्मक आयन बनाते हैं, तो उसे कहे जाते हैं धातु कहे जाते हैं। क्या हो जाएगा आपका? धातु कहे जाते हैं। तो जो तत्व को इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं धातु। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नांकित में कौन उप धातु है? जल्दी से बताइए यहाँ पर निम्नांकित में कौन उप धातु है? यहाँ पर देखिए कौन सा आपको उप धातु, धातु नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपका? उप धातु पूछ रहा है। जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी देखिए आप लोग, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए। सब हो जाएगा। उप धातु, धातु नहीं, क्या बता रहे हैं आपको? उप धातु बताना है। चलिए उप धातु जल्दी से बताइए। नहीं पता है? देखिए एसबी हो जाएगा, जल्दी से मैंने एंटीमोनी, क्या हो जाएगा आपका? एसबी एंटीमोनी हो जाएगा। ठीक है, ये सबको पता है आपका क्या हो जाएगा? एंटीमोनी। आगे समझ में ना। ये एफी हो जाता है आयरन, क्या हो जाता है आपका? आयरन। ये हो जाता है आयरन, ये तो कॉपर पता है आपका, ये भी पता है ना, पता ना आपका? निकोन पता है, कॉपर पता है, ये आयरन। एफी क्या होता है आपका? एफी क्या होता है आपका? आयरन, लोहा। एफी क्या होता है आपका? लोहा। ये सब आपको ध्यान रखेगा। तो ये एसबी हो जाएगा, एंटीमोनी हो जाता है। क्या होता है आपका? एंटीमोनी हो जाएगा। कौन सा, कौन उप धातु है? तो उप धातु ये हो जाएगा, बाकी सब धातु है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये मेरे पास क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि सक्रियता, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे सक्रियता अगर पूछेगा तो श्रेणी में सबसे क्रियाशील यानी सक्रियता में कौन सा है? सोडियम होता है। Na मारिएगा, दिखाई दे रहा है आपको? Na होता है, सोडियम सबसे सक्रियता धातु हो गया। चलिए सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जल्दी ध्यान दीजिए। सीसा, यहाँ पर देखिए सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कहते तो बहुत सारे, इसमें दिया सोल्डर, तो सोल्डर मान लीजिए ध्यान से। अरे समझ रहे हैं? देखिए आपको पीतल है तो पीतल क्या है? क्वेश्चन आपका है कि पीतल है तो पीतल यहाँ पर क्या है? तो पीतल बनता है तो मिश्र धातु से बनता है। ये हो गया पीतल, आपका हो गया मिश्र धातु हो गया। 40 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट बन गया। अरे समझना, 40 से 40 बना लिए। डाउट है किसी को? 80 बनाना है, 80 हल करेंगे हम लोग, लेकिन आपको 40 बनाना है। और 40 में लगभग आप लोग को देखिए लगभग सही है, लगभग सही है ना, लगभग सही है। 2-4 गलत हो रहा है, इसका मतलब और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, सब धीरे धीरे आपको बन जाएगा। अरे समझे कि नहीं?